अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैज़ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000। ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is his current balance? क्या कहते हैं क्वेश्चन में कहते हैं कि कासिम के लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके पास बैलेंस पैसे थे बैंक में 1,75,000 उसके पास बैंक में रुपीस थे। उनमें से उसने एक चेक विड्रॉ किया ₹45,790 और एक और चेक उसने विड्रॉ किया है उन्हीं अमाउंट में से ₹1,12,921 और कहते हैं व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। बताए पहले उसका बैलेंस 1,75,000 था जब उसने दो चेक उन बैलेंस में से विड्रॉ कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, एक 45,000 का, दूसरा 1,12,000 का। बताएं अब उसके पास मौजूदा बैलेंस कितना है। करंट बैलेंस इस अमाउंट में से इतनी अमाउंट निकल गई है, उसने निकाल ली है और बाकी जो बैलेंस है अब बताएं उसके पास कितना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस हमारे पास कितना था। कासिम के पास 1,75,000। एक चेक जो उसने निकाला था वो कितने रुपीस का था। वन चेक ₹45,790 और अनदर जो दूसरा चेक उसने विड्रॉ किया था वो कितने रुपीस का था। अनदर चेक 1,12,921। अब देखिए एक अमाउंट इस चेक से निकाली गई, दूसरी अमाउंट इस चेक के थ्रू निकाली गई, तो टोटल अमाउंट हमारे पास जो चेक्स के थ्रू निकाली गई वो कितनी होगी। अगर हम इस चेक से निकाली गई अमाउंट और दूसरे चेक से निकाली गई अमाउंट, दोनों अमाउंट को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट विड्रॉ की गई है वो निकल आएगी। टोटल विड्रॉ अमाउंट बाय चेक्स कितनी है। बाय चेक से जो टोटल विड्रॉ अमाउंट निकाली गई है एक थी 45,790 प्लस दूसरी अमाउंट जो हमारे पास निकाली गई है वो थी 1,12,921। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर दें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो निकाली गई है चेक्स के थ्रू। तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 158,711। ये वो अमाउंट है जो विड्रॉ की गई है थ्रू चेक्स के। अब हमने क्या फाइंड करना था, उसका करंट बैलेंस कितना है। इतनी अमाउंट उसने निकाल ली है, पहले इतनी अमाउंट थी उसमें से उसने इतनी अमाउंट को निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल बैलेंस है हमारे पास उसमें से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर करंट बैलेंस। करंट बैलेंस के लिए हम करंट बैलेंस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 1,75,000 की थी, उसमें से माइनस हम कर देंगे जो हमारे पास विड्रॉ की गई है। इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1,62,89। ये हमारे पास आ जाएगा करंट बैलेंस। सो गाइज ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। करंट बैलेंस हमसे पूछा गया था, हमने करंट बैलेंस फाइंड कर लिया है। पहले जो दो अमाउंट्स विड्रॉ की गई है उनको सम करेंगे और देन जो टोटल अमाउंट है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा करंट बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं लास्ट वीक वाजिद ड्रोव टू 83.4 किलोमीटर। लास्ट वीक वाजिद ने ड्रोव किया 289.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर।
1 लीटर में उसने एवरेज किया था कि मैं कितना सफ़र तय होगा 1.75 किलोमीटर इन 1 लीटर की बात है, पर लीटर। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसकी स्टेटमेंट जो उसने दी है, आंसर दिया है, एस्टिमेट किया है, क्या वो रीज़नेबल है? दोबारा एक दफ़ा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है लास्ट वीक वाजिद ने ड्रॉ किया था 283.4 किलोमीटर कितने पेट्रोल से, 16.2 लीटर। इतने पेट्रोल में उसने इतना सफ़र किया था, इतने किलोमीटर, इतने लीटर पेट्रोल में। तो पूछ रहे हैं उसकी एस्टिमेटेड एवरेज थी 1.7 किलोमीटर पर लीटर। अब हमने बताना है इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका आंसर रीज़नेबल है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट हम लिख लेंगे डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है। डिस्टेंस जो लास्ट वीक ट्रैवल किया है कितना था, 283.4 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है पेट्रोल, कितने पेट्रोल में उसने किया था, पेट्रोल इज इक्वल टू 16.2 लीटर्स। इतना पेट्रोल में उसने ये ट्रैवल किया था। और वाजिद की एस्टिमेट उसने एवरेज जो खुद से लगाई थी, उसकी एवरेज वो कितनी थी कि वो 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितने लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर। पर लीटर की बात की गई है, पर लीटर पेट्रोल में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज कितनी थी, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। पर लीटर में 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस उसने एवरेज किया था ट्रैवल होगा। अब हमारे पास है इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका ये आंसर रीज़नेबल है। उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ये उसकी एस्टिमेटेड एवरेज है। हम उसकी एक्चुअल एवरेज फाइंड करेंगे जो इस डिस्टेंस और इस पेट्रोल के ऊपर होगी। एक्चुअल एवरेज को फाइंड करेंगे, उसको जो एस्टिमेटेड एवरेज उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे क्या ये आंसर रीज़नेबल है। तो एक्चुअल एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए हम जो डिस्टेंस था उसको डिवाइड कर देंगे पेट्रोल के ऊपर, 16.2, 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना पेट्रोल में हुआ कवर, 16.2 लीटर्स में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल एवरेज है वो आ जाएगी। और इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास एक्चुअल एवरेज आएगी 17.49 किलोमीटर पर लीटर। अब जो उसकी वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज थी वो थी हमारे पास 1.75 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में, जबकि जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आई है वो कितनी है, 17.49 किलोमीटर पर लीटर। तो अब ज़रा कंपेयर करें, क्या ये एवरेज जो उसने एस्टिमेट की थी वो है, बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट है हमारे पास एवरेज आई। तो इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, यही क्वेश्चन था। तो हम लिखेंगे नो हिज आंसर, नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है सलमा बाउट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने बाउट ख़रीदा है कितना, 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक कपड़ा, 3.2 यार्ड उसको कपड़े को मैयर करने का यूनिट है, जैसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं गज़ में मैयर करना। सलमा बाउट 3.2 यार्ड ऑफ अ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। सलमा ने बाउट किया है 3.2 यार्ड कपड़ा, कितने पैसों में, ₹139.2। हाउ मच फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। हमने क्या फाइंड करना है, फैब्रिक की कॉस्ट फाइंड करनी है, कैसे, पर यार्ड, के 1 यार्ड में उसने कितने कपड़ा ख़रीदा है, कितने पैसों में 1 यार्ड का कपड़ा ख़रीदा है। हमारे पास देखिए दोबारा स्टेटमेंट, 3.2 यार्ड कपड़ा था, उसने इसको ख़रीदा है ₹139.2 में। हमने 3.2 यार्ड में से 1 यार्ड की प्राइस फाइंड करनी है कि उसको 1 यार्ड कितने पैसों का मिला है। देखें इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे
टोटल प्राइस जो उसने हमारे पास कितनी है, टोटल प्राइस जो उसने ख़रीदा है 139.2, और कितने यार्ड कपड़ा अबाउट किया है हमारे पास आ जाएगा, जो उसने टोटल फैब्रिक बाउट किया है, ख़रीदा है, वो कितना था 3.2 यार्ड। 3.2 यार्ड उसने टोटल फैब्रिक बाउट किया है, कितनी प्राइस में किया था 139.2 प्राइस में। हमने क्या फाइंड करना है कि एक यार्ड, ये 3.2 यार्ड है, एक यार्ड हमें कितने का मिलेगा। देखिए मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट इधर समझाती हूँ पहले। अगर हमें यहाँ पर 200 में हमने बाउट की हैं 10 पेंसिल्स, 200 में हमने कितनी पेंसिल्स बाउट की हैं 10 पेंसिल्स को हमने ख़रीदा, हमें 10 पेंसिल्स ख़रीदनी है और हमारे पास कितने पैसे देके 200 में 10 पेंसिल्स को हमने बाउट किया। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि एक पेंसिल आपके लिए आपने कितने पैसे दिए हैं, एक पेंसिल कितने पैसों की है, हम क्या करेंगे, हम करते हैं 200 को 10 पे डिवाइड, जितने की टोटल प्राइस हो उसको डिवाइड करते हैं जो टोटल अमाउंट हमने ख़रीदी है उसके ऊपर। 10 2 20 और 0, तो हमारे पास क्या आएगा 20। इसका मतलब एक पेंसिल की प्राइस क्या है 20 रुपीज़। एक पेंसिल हमें कितने की मिली है, 1 पेंसिल हमें कितने की मिली है ₹20 की। जो टोटल हमारे पास प्राइस थी उसको डिवाइड कर दिया जितनी हमने अमाउंट ऑफ पेंसिल्स ख़रीदी थी, तो हमारे पास क्या आ गई पर पेंसिल की प्राइस, कि एक पेंसिल हमें कितने पैसों की मिली है। इसी तरह ये है क्वेश्चन कि टोटल प्राइस ये थी, टोटल फैब्रिक इतना ख़रीदा है, हमने एक यार्ड की प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मच फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो हमारे पास जो कॉस्ट पर यार्ड आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू जो टोटल हमारे पास प्राइस है 139.2 डिवाइडेड बाय जो टोटल कपड़ा ख़रीदा है 3.2 यार्ड। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 43.5 रुपीज़। कितना 43.5 रुपीज़ कॉस्ट पर यार्ड। जो कॉस्ट पर यार्ड हमारे पास आई है कि एक गज़ कपड़ा कितने का मिलेगा 43.5 रुपीज़ का। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, स्पीड का, किलोमीटर पर आवर। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक a 12 hours walk. What for did she walk? क्या कहते हैं स्टेटमेंट में बोला गया है मोमिना 3.5 किलोमीटर पर आवर उसने मोमिना ने वॉक की थी। शी टुक अ 12 आवर वॉक। अब उसने क्या किया 12 आवर 12 घंटे उसने वॉक की हैं। बताएं अब उसने कितना, हाउ फार डिड शी वॉक्स, अब बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना उसने चली है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया है इन 12 आवर्स 12 घंटों में। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है अगर वो इस स्पीड के साथ चलती है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अभी जो हमारे पास शी टुक का 12 आवर वॉक्स, कितना हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टाइम उसने कितना लिया है 12 आवर्स का। 12 आवर वॉक की अभी। और हमारे पास पहले जो हमारे पास मोमिना की वॉकिंग स्पीड थी वो कितनी थी 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर पहले मोमिना की वॉकिंग स्पीड थी। अब और इसने कितना टाइम अब वो चली है 12 आवर्स वो चली है। अब बताएं हमारे पास कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस जो मोमिना ने कवर किया है इन 12 आवर वॉक में, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास टाइम है और जो वॉकिंग स्पीड है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 12 आवर्स के साथ। इन दोनों को ये देखें ज़रा, यूनिट की कैंसिलेशन देख लें। यहाँ पर आवर डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ किलोमीटर।
3.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 42 यूनिट। क्या था? सिर्फ किलोमीटर। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस मोमिना ने कवर किया है वो कितना आ जाएगा? 42 किलोमीटर। यही हमारे पास क्वेश्चन था कि टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था जो 12 आवर वॉक में मोमिना ने कवर किया था। टाइम हमें मोमिना 12 आवर चली थी और 3.5 किलोमीटर आवर की स्पीड से चली थी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहते हैं? द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। हाइकिंग क्लब वेंट गया ऑन अ 7 days ट्रिप, 7 days के ट्रिप पे। Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. हर डे, ईच डे, हर दिन उन्होंने कितनी हाइकिंग की है? डिस्टेंस 5.5 एंड 7.5 माइल्स। इन दोनों के बिटवीन उन्होंने हाइकिंग की है हर दिन। 7 days के लिए वो ट्रिप पे गए थे। हर डे उन्होंने 5.5 एंड 7.5 माइल्स हाइकिंग की है। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम डैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। कहते हैं इट इज़ रीजनेबल है क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। हमें ऑप्शंस दी गई हैं A, B, C। अब जो हमारा आंसर आएगा सोल्व कर हम उस आंसर को कंपेयर करेंगे इन चारों ऑप्शंस के साथ और देखेंगे इनमें से क्या करेक्ट है। ये MCQs की तरह का क्वेश्चन है। हम पहले अपना आंसर निकालेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। टोटल डेज कितने थे हमारे पास? टोटल डेज कितने हैं? 7 days हमारे पास टोटल है जिनके लिए वो हाइकिंग पे गए थे, हाइकिंग क्लब। ईच डे हाइक उन्होंने कितना किया है? ईच डे हाइक कितना किया है? 5.5 to 7.5 माइल्स। हर दिन उन्होंने हाइकिंग की है बिटवीन 5.5 to 7.5 माइल्स। इन दोनों के दरमियान में उन्होंने क्या किया? हाइकिंग की है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है टोटल डेज की हाइकिंग। टोटल डेज की हाइकिंग मीन्स डेट 7 days। वो हाइकिंग के लिए, हाइकिंग पे कितने डेज के लिए गए थे? 7 days के लिए। हर दिन ईच डे उन्होंने इतना हाइक माइल्स सफ़र किया। इसके बाद हमारे पास 7 days में उन्होंने कितनी माइल्स हाइकिंग की होगी, उसके लिए हमने टोटल फाइंड करनी है हाइकिंग माइल्स में 7 days के लिए। तो हम क्या करेंगे? 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। इसी तरह हम यहाँ पर दूसरी साइड पे भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये ईच डे की हाइकिंग थी। हमारे पास क्या था? ईच डे, हर दिन उन्होंने 5.5 to 7.5 माइल्स हाइकिंग की थी। हमने टोटल 7 days के लिए फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। 7 को 5.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 38.5 टू 7 को 7.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 52.5। अब देखिए हमारे पास टोटल डेज में जो उन्होंने हाइकिंग की है वो क्या है? 38.5 टू 52.5 कि 38 से 52 के बिटवीन उन्होंने माइल्स हाइकिंग की है। अब अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। इस आंसर को हम हमने कंपेयर करना है जो हमें ऑप्शंस गिवन थी उसके साथ। फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन से हमसे बोला है टोटल हाइकिंग जो उनकी नंबर ऑफ डेज 7 के लिए वो कितनी है? लेस देन 35 माइल्स। 35 माइल से लेस देन उन्होंने हाइकिंग की है कितने डेज के लिए? 7 days के लिए। तो क्या ये ठीक है? हमारे पास जो आंसर आया वो है 38.5 टू 52.5। 38 से लेस तो आंसर है ही नहीं हमारे पास। लेस देन 35 माइल्स, तो ये 38 से कम है 35। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से पहले ज़रा ऑप्शन नंबर सी देख लें। ऑप्शन नंबर सी में बोला है इक्वली 55 माइल्स। बिल्कुल कितने इक्वल किया है? 55 माइल्स से 55। लेकिन हमारा जो आंसर है वो 55 से लेस देन है 52 पॉइंट। हमारा जो आंसर है वो 52.5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 55 माइल्स, ये ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है।
नेक्स्ट देखिए मोर देन 55 से ज़्यादा, तो हमारा तो 52 है, 55 से कम है, तो मोर देन मतलब ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमसे कहते हैं बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, कि 35 और 35 और 55 के दरमियान में उन्होंने हाइकिंग की है। तो हमारा कुछ आंसर ऐसे ही है, 35 से आगे ज़रा देखें 38.5, 35 के दरमियान में लाई कर रहा है, 35 और 55 के दरमियान में, और इसी तरह 52.5 भी 55 से पीछे लाई कर रहा है 35 और 55 के मिड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहते हैं फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स एट ₹1.8 ईच। फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स। स्टूडेंट काउंसिल ने कितने बलून्स बाउट किए हैं, परचेज किए हैं, मतलब ख़रीदे हैं, 42 बलून्स को उन्होंने बाय किया है, कितने रुपीज़ में, 1.8 ईच, हर बैलून कितने रुपीज़ का उनको मिला है, 1.85। 42 बैलून्स उन्होंने बाउट किए हैं, ख़रीदे हैं, परचेज किए हैं, और एक बैलून की प्राइस कितनी है, 1.85। एक बैलून की प्राइस है 1.85 ईच, यहाँ वर्ड यूज़ है। What is the total amount of the student council paid for balloons? कहते हैं टोटल अमाउंट बताएं जो स्टूडेंट काउंसिल्स को 42 बैलून्स के लिए पे करनी पड़ी है। अगर एक बैलून 1.85 रुपीज़ का था तो बताएं 42 बैलून्स कितने पैसों के मिलेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर एक पेंसिल हमें मिल जाए 10 रुपये की, 10 की एक पेंसिल मिली है, एक पेंसिल, और हमसे बोला जाए फाइंड करें 20 पेंसिल्स हमें कितने रुपीज़ की मिलेगी, 20 पेंसिल कितने रुपीज़ की मिलेगी। अगर एक पेंसिल की प्राइस है 10 रुपीज़, तो हम क्या करते हैं 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ जितनी बाय करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 20 पेंसिल्स के लिए। इसी तरह इस क्वेश्चन में करेंगे कि 42 बैलून्स थे, एक बैलून की प्राइस 1.85 है, तो हम टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बैलून की प्राइस ये थी तो उसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने बैलून्स की प्राइस निकल आएगी, 42 बैलून्स की। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 बैलून प्राइस ऑफ 1 बैलून, एक बैलून की प्राइस क्या थी, 1.85 रुपीज़। एक बैलून की प्राइस थी 1.85 रुपीज़। अब हमें टोटल बैलून्स कितने थे, टोटल बैलून्स जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 42। टोटल बैलून जो परचेज किए थे वो कितने थे, 42 बैलून्स। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम लोगों ने फाइंड करनी है कि हमारे पास 42 बैलून्स कितने के आए हैं टोटल अमाउंट, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 मल्टीप्लाई 1.85, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.85 के साथ, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 77.7 रुपीज़ टोटल अमाउंट। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आई है, 77.7 रुपीज़। मतलब 42 बैलून्स हमें कितने पैसों के परचेज करेंगे स्टूडेंट काउंसिल, 77.7 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था स्टूडेंट्स का, उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स का, उन्होंने 4 यार्ड मेड बनाया है लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। किस शेप का, रेक्टेंगुलर का, और उसकी लेंथ कितनी है, 4 यार्ड उसकी लेंथ है, रेक्टेंगुलर शेप का बैनर बनवाया है। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड। उन्होंने पर यार्ड 4 यार्ड का बैनर बनाया था, पर यार्ड, एक यार्ड के लिए रुपीज़ क्या है, 3.75 फॉर द फैब्रिक एंड ₹9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर। और ₹9 उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हैं किस चीज़ के लिए, फिल्म के लिए, टू गो अराउंड द बैनर, जो बैनर की साइड्स थी उनके लिए, बैनर की साइड के लिए उन्होंने कितने रुपीज़ किए हैं, 9। 10 यार्ड पेरीमीटर, और इस बैनर रेक्टेंगुलर शेप जो बैनर है उसका पेरीमीटर कितना है, 10 यार्ड। पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है, 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमने क्या फाइंड करना है, बैनर की विड्थ फाइंड करनी है।
सबसे पहले देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर बैनर था, रेक्टेंगुलर शेप का बैनर है, रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करेंगे, यूं यूं ही होती है रेक्टेंगुलर शेप। ये रही रेक्टेंगुलर शेप, इस शेप को उन्होंने बैनर मेड है, बैनर बनवाया है, मेड किया है। अब देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर में जो ऑपोजिट साइड्स होती है उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इधर से ये तो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ 10 मीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर। और इसी तरह ये दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर इसकी लेंथ 5 मीटर है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 5 मीटर। रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अब हमें क्या यहाँ पर दिया गया है, 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, हमें लॉन्ग लेंथ दी गई है, कितनी है, 4 यार्ड। ये रही उसकी लेंथ, कितनी है, 4 यार्ड। 4 यार्ड हमें उसकी लेंथ दी गई है। और हमसे क्या बोला गया है, फाइंड करें अगर ये 4 यार्ड है तो ऑपोजिट साइज रेक्टेंगुलर में क्या होती है, सेम होती है। अगर इसकी लेंथ 4 यार्ड है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, 4 यार्ड। हमने क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द बैनर। और ये रहा बैनर, इसकी विड्थ, ये लेंथ थी, ये इसकी विड्थ थी। तो विड्थ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेंथ हमें गिवन थी, विड्थ हमने फाइंड करनी है। लेंथ 4 यार्ड थी तो ऑपोजिट साइड की दूसरी साइड भी कितने की होगी, 4 यार्ड की होगी। और हमें जो दूसरी चीज़ गिवन थी वो है 10 यार्ड पेरीमीटर। और इस रेक्टेंगुलर बैनर्स का पेरीमीटर कितना है, 10 यार्ड। हम यहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। देखें, हम सबसे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल है, 10 यार्ड के इक्वल। पेरीमीटर हमें कितना है, 10 यार्ड के इक्वल। हमने लिख लिया पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड। अब देखिए पेरीमीटर यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, इस बात को समझे। पेरीमीटर में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, विड्थ, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो पेरीमीटर में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास रेक्टेंगुलर की सारी साइड्स आ जाती है, उसको कहते हैं पेरी। और देखें ज़रा, विड्थ हमने फाइंड करनी है। विड्थ हमें नहीं पता, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स लेट कर लें, वाई लेट कर लें, कोई भी वेरिएबल लेट कर लें। और इस साइड को भी लेट कर लेते हैं एक्स। हमें इसकी विड्थ भी नहीं पता और इसकी विड्थ भी नहीं पता, दोनों को क्या लेट कर लिया, एक्स। लेकिन लेंथ पता है 4 यार्ड। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगुलर की 8 साइड्स के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन सारी साइड्स का सम किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारे पास हमें पता है, इसकी पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ पता है कितनी है, 4। दूसरी लेंथ भी कितनी है, 4। लेकिन हमें विड्थ दोनों ही नहीं पता, तो उन दोनों विड्थ्स को हम क्या लिख लेंगे, एक्स। पेरीमीटर की जगह पर हमने क्या लिख लिया है, इन सारी साइड्स की लेंथ जिसकी पता थी और जो नहीं पता थी वैल्यूज उनको एक्स सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर। तो सारी साइड्स का सम ले लिया यहाँ पर। और पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, 10 यार्ड। तो हम इसको किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, 10 यार्ड के इक्वल। अब देखिए, हमने विड्थ फाइंड करना था, विड्थ को हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स। विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमने फाइंड करनी थी और उसको हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, विड्थ। और यही हमारा क्वेश्चन था। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, 4 में ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 8 प्लस एक्स में ऐड होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कांस्टेंट क्या होता है, 1। तो ज़रा x और x को ऐड करें, 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10। इधर से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको सेपरेट करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और उनको सोल्व करते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले हमारे पास 2x है, 2x इधर ही रह जाएगा। 8 इसके साथ क्या हो रहा है, 2x के साथ 8 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये 10 था, 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। 8 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। -8 हम यहाँ पर लिखेंगे, +8 से -8। याद रखिएगा, जब इक्वल की दूसरी साइड पे साइन शफल करते हैं तो प्लस हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। साइन शफल हो जाते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास
8 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें x को सेपरेट करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखिए 10 में से 8 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 और इधर था 2x। अब इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में 2 है, 2 इधर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इधर रह जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो इक्वल टू किसके आ जाएगा 1, 2 1 सा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1। तो x तो हमने किसके इक्वल लेट किया था, विड्थ के इक्वल लेट किया था, तो हमारे पास यहाँ विड्थ क्या आई है 1। विड्थ को x के इक्वल लेट किया था, x की वैल्यू 1 आई है, तो हमारे पास विड्थ क्या है 1। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जस्ट हम पेरीमीटर का उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सारा मेथड आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, लेकिन यहाँ पर जस्ट पेरीमीटर का फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ये देखें हमारे पास अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो थे 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर थी, दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर फैब्रिक एंड ₹9 फॉर फिल्म टू गो अराउंड बैनर। 10 यार्ड उसका पेरीमीटर था, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ बैनर, बैनर की विड्थ फाइंड करनी थी। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर के फॉर्मूले से। हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगल शेप थी, तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट। हम यहाँ पर पेरीमीटर हमें कितना था, गिवन था 10 यार्ड, पेरीमीटर किसके इक्वल था 10 यार्ड का क्वेश्चन में हमें गिवन था 10 यार्ड पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर की जगह पर क्या लिख देंगे 10। इसके साथ नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी थी रेक्टेंगुलर की 4 यार्ड, 4 यार्ड हमारे पास लेंथ थी, लॉन्ग दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 यार्ड लॉन्ग, तो 4 यार्ड हमारे पास क्या थी उसकी लेंथ, और विड्थ हमने क्या करनी है इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, तो विड्थ वैसे की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस w वैसे का वैसे विड्थ को जो शो कर रहा है इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 प्लस w विड्थ, 4 इधर प्लस हो रहा है विड्थ के साथ, इस तरफ आकर वो माइनस हो जाएगा, 4 5 माइनस 4 और यहाँ पर विड्थ 5 में से 4 1, तो हमारे पास यहाँ पर विड्थ क्या आ जाएगी 1 यार्ड। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, आपको जो इजी लगे उसको फॉलो कर लें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है अ शू फैक्ट्री हैज़ अ असेट फॉर ₹20 लाख ऑफ विच 3.5 इज कैपिटल एंड रेस्ट इज डेब्ट। क्या कहते हैं शू फैक्ट्री हैज़ असेट फॉर ₹20 लाख ऑफ विच 3.5 इज कैपिटल एंड रेस्ट इज डेब्ट। देखें कहते हैं स्टेटमेंट में शू फैक्ट्री थी हैज़ एन असेट, असेट कहते हैं फॉर कीमत जो फैक्ट्री की है फॉर ₹20 लाख, 20 लाख है ऑफ विच जिसमें से 3.5 इज कैपिटल, कैपिटल अमाउंट कहते हैं जो किसी काम को शुरू करने के लिए खुद से इन्वेस्ट की जाती है, जो खुद से अमाउंट लगाई जाती है किसी काम को शुरू करने के लिए, कैपिटल उस अमाउंट को कहते हैं। एंड रेस्ट इज डेब्ट, डेब्ट उस अमाउंट को कहते हैं जो कर्जा लेकर उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहते हैं एक फैक्ट्री की टोटल एसेट थी 20 लाख ऑफ विच जिसमें से 3.5 इस अमाउंट का, 3.5 ऑफ इस अमाउंट का क्या था, कैपिटल था जो उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया था, खुद से लगाया है। एंड रेस्ट इज डेब्ट, और जबकि बाकी सारा कर्जा था। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट, हमने क्या करनी है अमाउंट फाइंड करनी है कैपिटल और डेब्ट की। इस अमाउंट टोटल अमाउंट हमें गिवन है, इसमें से हमने फाइंड करना है कैपिटल अमाउंट और डेब्ट अमाउंट। ये देखिए कि कैपिटल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, 3.5 ऑफ इस अमाउंट का लिखा है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 3.5 ऑफ दिस वन अमाउंट का कैपिटल क्या आता है। देखिए आप स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे अशू फैक्ट्री हैज़ एन असेट, तो हमारे पास टोटल असेट कितनी है, टोटल असेट, टोटल सेट हमारे पास कितने रुपीस की है 20 लाख,
20 लाख की। नेक्स्ट देखें, और फिर हमसे बोला गया है 20 लाख ऑफ 3.5 इज कैपिटल, के 3.5 ऑफ दिस वन अमाउंट क्या है, कैपिटल अमाउंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास कैपिटल अमाउंट कितनी है 3.5 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 20 लाख। नेक्स्ट स्टेप में 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई किसके साथ, 3.5 ऑफ 20 लाख थी, तो हम इसको 3.5 मल्टीप्लाई 20 लाख। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो 5 से कटिंग कर लें, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और बाकी 0 वैसे के वैसे साथ में। अब इस 4 लाख को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 12 लाख। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल अमाउंट क्या आई है 12 लाख। कैपिटल अमाउंट हमने क्या फाइंड करनी थी, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल और दूसरी डेप्ट की अमाउंट फाइंड करनी थी। कैपिटल अमाउंट फाइंड हो गई, लेकिन हमारे पास यहाँ डेप्ट कर्जा जो लिया था वो रह गया। अब देखिए कैपिटल अमाउंट जो खुद लगाई गई है वो ये है, कैपिटल अमाउंट जो खुद इन्वेस्ट की गई है वो ये है, और जो हमारे पास टोटल एसेट टोटल कीमत थी कंपनी की वो क्या थी 20 लाख थी, टोटल ये है, उसमें से कैपिटल अमाउंट ये है, तो पीछे जो अमाउंट होगी वो किसकी हो जाएगी, वो डेप्ट कर्जे की अमाउंट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे जो कैपिटल अमाउंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 20 लाख में से हम माइनस कर देंगे 12 लाख को, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी डेप्ट अमाउंट, जो कर्जे की अमाउंट है, जितना कर्जे की रकम थी, जो कर्जे की अमाउंट ली गई। हमने यही फाइंड करना था कैपिटल एंड डेप्ट। तो डेप्ट अमाउंट के लिए हम टोटल में से जो कैपिटल अमाउंट फाइंड की उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर डेप्ट अमाउंट आ जाएगी जो आएगी 8 लाख। तो कैपिटल अमाउंट कितनी आई 12 लाख रुपीस, और जबकि डेप्ट अमाउंट कितनी है टोटल अमाउंट में से 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहते हैं वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेल्सियस। हमसे कहते हैं जो वर्ल्ड का लास्ट लोएस्ट टेम्परेचर 100 ईयर कैलकुलेट किया गया है वो कितना है, वाज रिकॉर्ड किया गया था -89.2 सेल्सियस उसका टेम्परेचर है एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन 21 जुलाई in 1983। कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हमसे कहा गया है कि ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और हमने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों के फार्मूलाज बुक में दिए गए हैं, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा अगर एग्जाम में ना आए तो। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं फ़ारेनहाइट में। फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए देखें, फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्डेड, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, टेम्परेचर रिकॉर्डेड हमारे पास कितना है -89.2 सेल्सियस। -89.2 सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है, ये यूनिट है सेल्सियस का। सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है और बोला गया इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे F = 9 डिवाइडेड बाय 5 सेल्सियस प्लस 32। सिंपली 9 डिवाइडेड बाय 5 सेल्सियस में टेम्परेचर क्या था -89.2, तो सेल्सियस की जगह हम इसका टेम्परेचर को पुट कर देंगे -89.2 प्लस 32। 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई होगा 89.2 के साथ।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा -802.8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -160.56 प्लस 32। प्लस माइनस माइनस हम यहाँ पर माइनस करेंगे, -160.56 आया था इन दोनों को डिवाइड करने से, प्लस 32 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 128.56। ये किस में कन्वर्ट आया है? फॉरेन हाइट में। यहाँ पर देखिए बड़ी वैल्यू 160 था तो साइन हमेशा किसका आएगा? बड़ी वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा -128.56 इन फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम केल्विन का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि गिवन है फॉर केल्विन। केल्विन के लिए हम केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, सेल्सियस की जगह हम क्या करेंगे? टेम्परेचर पुट करेंगे जो हमें गिवन था -89.2 प्लस 273। प्लस माइनस माइनस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 183.8। बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए ये टेम्परेचर केल्विन में आएगा प्लस में। इन केल्विन टेम्परेचर आया है 183.8 केल्विन, जबकि फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर था -128.56 इन फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कहते हैं कंपनी को पेनलाइज्ड मतलब जुर्माना किया गया है। बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत ने एक कंपनी को पेनलाइज्ड किया है, जुर्माना किया है। किस वजह से? लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, लो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन की वजह से कि उनकी जो प्रोडक्शन है चीज़ों की उनकी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें जुर्माना किया है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर उस कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स डैट उस कंपनी के 3 ऑनर्स हैं, 3 शेयर होल्डर्स हैं। फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ, तीनों शेयर होल्डर्स कौन कौन है? फरा, मरियम एंड तहरीम। फरा, मरियम एंड तहरीम है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में किस रेशियो में? 1:3 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रुपीज़ ये, और अमाउंट ऑफ जो जुर्माने की रकम है वो हमारे पास गिवन है। फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स, हमने जुर्माने की वो रकम फाइंड करनी है जो कि तीनों शेयर होल्डर्स को पे करनी पड़ी है सेपरेटली। ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स सेपरेट हमने तीनों की वो अमाउंट निकालनी है जो उन्होंने पे किया है जुर्माने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास ज़रा देख लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर एक टोटल अमाउंट हमारे पास किसके इक्वल है? 4, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 7 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेशो, जो 3 शेयर होल्डर्स थे, टोटल 1, 2, 3। रेशो अमंग 3 शेयर होल्डर्स, 3 शेयर होल्डर्स से उनकी रेशोज। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेशो अमंग कितने शेयर होल्डर्स थे? 3 शेयर होल्डर्स। 3 शेयर होल्डर्स के अमंग रेशो क्या थी? 1:3। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन रेशो का सम कर लेंगे। सम ऑफ 1 + 2 + 3 1, 2 + 3 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। सो रेशो अमंग 3 शेयर होल्डर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? 6। सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? सेपरेटली फाइंड करना है
3 शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट पे की है फाइन जो उनको हुआ था उसके लिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम फाइन कर लेते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर हमारे पास थी फरा के लिए फाइन कर लेते हैं अमाउंट वो अमाउंट जो फरा ने पे की है उसके लिए हम क्या करेंगे। फरा का कंपनी के लिए कितने शेयर्स थे, रेशो क्या थी उसकी 1, तो हम यहाँ पर ऊपर 1 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जो सम ऑफ हमारे पास रेशो आया है टोटल कितना था 6। पार्टिसिपेशन उसकी कितनी थी रेशो में 1 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड उसको करना है सम ऑफ रेशो जो टोटल रेशो है तीनों शेयर होल्डर्स की उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 4, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 7, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे के साथ डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास तो आंसर आएगा 76144.82। तो हमारे पास जो अमाउंट जो फरा को पे करनी पड़ी थी वो आएगी 76144.82 रुपीज़। नेक्स्ट मेंबर के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फरा के बाद मरियम। सो अमाउंट जो हमें पेड की जाएगी किससे, बाय मरियम। अब देखिए रेशो में हमारे पास मरियम के जो शेयर थे कंपनी में इन रेशो में वो क्या है 2, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशो के सम है उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ 4, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 7। इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे 2, 3 ज़ा 6, 1, 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 डिवाइडेड बाई 3 पे अब इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1565 रुपीज़। नेक्स्ट एक मेंबर रह गया, उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये 0.68.97 और इधर भी सिमिलरली 68.97। अब नेक्स्ट करते हैं अमाउंट जो प्लेंटी के हमारे पास थे पेड बाय मरियम, मरियम हो गया। इसके नेक्स्ट अब तहरीम, जो तहरीम ने अमाउंट पे की थी वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो तहरीम ने अमाउंट पे की है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही तहरीम का शेयर जो कंपनी में था रेशो में वो 3 था, 3 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशो था 6 था, मल्टीप्लाई जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी वो आ जाएगी 4568.97। ये हमारे पास टोटल अमाउंट थी। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास कुछ आएगा 228434.46। ये हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो किसने पे की है, तहरीम ने पे की है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है अगर आप चाहें तो इसको एक डिजिट राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, तो ये 6 से 7 हो जाएगा। और इसी तरह पीछे वाले आंसर भी हमारे पास एक डिजिट इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, वैसे ऐसे भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने तीनों शेयर होल्डर्स की फाइन की अमाउंट फाइंड करनी थी। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।